लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खो। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। देखिए, नोटबंदी पूरी तरह फेल हो चुका है। नोटबंदी में जो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं काला धन जो देश में दबा हुआ है वो आ जाएगा सामने, देश में लोग जो काला धन दबा के और देश बर्बाद हो रहा है उनको मैं नौजवानों को पैसा दूंगा, लेकिन 15.5 लाख करोड़ की पूरी रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो गई। अब उनका ये दावा बिल्कुल तोतला हो चुका है कि काला धन लोगों के पास था। काला धन यहाँ नहीं, काला धन तो विदेशों में था, जो उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए मैं विदेशों से लाके और आपके खाते में दूंगा। उन्होंने तो आम जनता को तंग कर दिया, आम जनता को लाइनों में लगा दिया। और आज ऐसी स्थिति हो गई कि पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, पूरे व्यापार धंधे गड़बड़ा गए हैं, पूरे नोटबंदी से लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ये नोटबंदी का परिणाम आया है और कुछ नहीं मिला इसके अलावा देश। जानते हैं कि राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उन राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्कॉम सारे राज्य संकट में हैं। कभी तो हिंदुस्तान में लाल किले पर से इसकी चिंता की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इतनी हद तक ये हालत बिगड़ी हुई थी। पिछले 2 साल में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी, कन्वेंशनल एनर्जी उसको जोड़ा गया, ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ाया गया, सोलर एनर्जी को जोड़। कृष्णा कोरानी जी, आपके पास आ रहा हूं। उससे पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा उसमें आगे कोयले को लेकर भी उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझाया और बताया कि किस तरह से कोयले को लेकर पहले रेलों का इस्तेमाल होता था, लेकिन नज़दीकी राज्यों को खानों से कोयला भेजना शुरू करके सरकार ने करीब 12,000 करोड़ बचा लिए। सोलर एनर्जी के जरिए पैसा बचाने की कोशिश हुई, LED लाइट लाकर इसी तरह से 11,000 करोड़ के बिजली बिल कम कर दिए गए। और प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने अंदाज बदल दिया है गुड गवर्नेंस का, जो कि आरोप लगाते थे। मैं इस पर आऊं, उससे पहले कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हैं। नमस्कार। बारिक साहब नमस्कार। जी सर। बारिक साहब, आजकल आप ये देखो, इनकी घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, अमल किसी चीज पे नहीं हुआ। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, हमारे देश के तो हालात खराब हो चुके हैं। जी कृष्णा जी, मुकेश शेलावत जी हैं बीजेपी से, मैं इनसे जवाब लेना चाहूंगा। मुकेश जी, खासतौर पर रेल बजट का जिक्र करते हुए कहा था कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया करते थे रेल बजट के जरिए, तो हमने वो थोथी घोषणाएं बंद कर दी है, जो काम होगा वो आ जाएगा आम बजट के जरिए, और इसी तरह से जो बजट खर्च है उसको अमल में लाने के लिए बिल्कुल वास्तविकता यही है कि पहले रेल बजट के माध्यम से असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट किया जाता था। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि 1500 ऐसी घोषणाएं हुई कि जिसके ऊपर 1% भी अमल नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसी थोथी घोषणाओं, लोगों को प्रलोभन देने की घोषणाओं के ऊपर विराम लगाने के लिए विराम लगाने के लिए उन्होंने रेल बजट को इस आम बजट के साथ में जोड़ा है। मैं सुरेश जी, जैसे चौधरी जी कह रहे थे कि उनको विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्होंने उन्हीं को चुना है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा था कि ये कांग्रेस की कृपा है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहा है और आप प्रधानमंत्री बने हो, इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा और उसकी इसीलिए प्रधानमंत्री में बनने लायक हुआ हूं। तो देश के अंदर लोकतंत्र बचा या नहीं बचा, लेकिन कांग्रेस में कभी लोकतंत्र नहीं रहा। तो उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया है। 1975 के अंदर जब देश के अंदर आपातकाल लगा, इस देश के सभी नेताओं को, चाहे वो कामगार क्षेत्र में राजनीति करने वाले हो, मजदूर क्षेत्र में राजनीति करने वाले हो, सभी लोगों को जो जिस प्रकार जेल में ठूसा गया था और पूरे हिंदुस्तान को एक जेल का रूप दे दिया गया था, उन्होंने उसको छुआ है। कौन सा ऐसा प्रश्न रहा है जो विपक्ष ने उनके ऊपर आरोप लगाया है और विपक्ष को उन्होंने जवाब नहीं दिया? कांग्रेस उनको बोलती रहेगी, वो कांग्रेस को बोलते रहेंगे, लेकिन नतीजा क्या? नहीं, नतीजा हुआ ना, उन्होंने कांग्रेस सरकार के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी अच्छी अच्छी योजनाओं का भी उन्होंने वर्णन किया। जैसे उन्होंने लाल बहादुर जी शास्त्री का उन्होंने उदाहरण दिया कि उन्होंने एक घोषणा की थी कि खाद्यान्न संकट आया है तो अन्न की बचत होनी चाहिए। इस देश की जनता ने उसका अनुसरण किया। उसी अनुरूप में आज आप ये देख के चलिए कि माननीय नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया, कांग्रेस को सलाह भी दी कि राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए थे और आपको इसको बताना चाहिए कि तकनीक भारत को आपने दी है,
लेकिन आप आरोप लगाने में रह जाते हैं। उन्होंने उनको कांग्रेस को और प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप अपनी उपलब्धि का भी बखान किए। मैं बता रहा हूं इस बात को। मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों का जवाब क्या, नोटबंदी पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, किसान, दलित, गरीब पर क्या, गैस सब्सिडी से क्या मिला, नोटबंदी से क्या कुछ मिला, काला धन माननीय कितना आ मोदी गया, जी ने आह्वान ये किया, सवाल भी थे वहां पर। माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि हिंदुस्तान के लोगों से कि जो सक्षम व्यक्ति है वो सब्सिडी को दान करे। सुना, वो तो देश में सुना, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने, आप अश्वनी जी 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी को छोड़ा है। तो ये एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आस्था होनी चाहिए क्या? मैं सुरेश जी आपके पास आऊं, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आस्था व्यक्त की। खालिद साहब नमस्कार, बताइए। एक अपील के ऊपर आस्था व्यक्त की है जी। हेलो, हाँ सर नमस्कार जी। सीधी सी बात ये है, जो मोदी साहब को गुजरात के जो मतलब एक हवा बना रखा था कि विकास जो गुजरात में किया मोदी साहब ने किया, उस बात में केंद्र सरकार में या हिंदुस्तान भारत में उन्होंने विकास नहीं किया, कर नहीं पाए वो, इसलिए उन्होंने नोटबंदी का नाटक रचा। शुक्रिया सर आपकी इस राय के लिए। मैं सुरेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक उदाहरण दिया और कहा कि सरकार कैसे काम करती है ये समझना कांग्रेस को चाहिए। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह 9 से 12 सिलेंडर की लड़ाई लड़के वोटर को रिझाते थे और यहाँ पर इन्होंने 1,20,000 जो लोग हैं उनको 1 करोड़ 20 लाख लोगों को गैस सब्सिडी छुड़वा कर इस समस्या का हल निकाल दिया। क्या यही है गुड गवर्नेंस का रास्ता? पहले तो मैं भाई मुकेश जी का इमरजेंसी की बात कर रहे थे और वो कर रहे थे, ये शायद उस विचारधारा से अभी गोड से वाली विचार जो बोले उस पे नहीं, इन्होंने बोला उसका जवाब देना पड़ेगा मुझे। ये गोड से की जो संस्कार थे, उनकी प्रवृत्ति थी, उनका जो आचरण था, उनसे बाहर निकल नहीं रहे। नहीं, आपातकाल का गोड से क्या लेना देना? आपातकाल आपने न्यायालय की अवहेलना करने के लिए आपातकाल लागू किया था। बजट से क्या लेना देना? न्यायालय की उन्होंने इमरजेंसी में बजट से क्या लेना? उन्होंने ये कहा ना कि जब कांग्रेस की कृपा है कि लोकतंत्र जिंदा है, अगर तब उनको लोकतंत्र की व्याख्या करनी पड़ी। मेरी बात सुने, आप अगर किसी राजनीतिक दल के आप आदमी हैं तो आज देश में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के मंच पे देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला था वो बहस करने का दिन आज नहीं है। राहुल गांधी ने चुनावी भाषणों में क्या कहा है, ये लोकसभा में बोलने का मंच नहीं था। देश के प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोलना था। राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के उसके जवाब देने चाहिए थे। नहीं, उन्हीं का जवाब दिया है। आप कांग्रेस जब ये कह रही है कि कांग्रेस की कृपा है कि लोकतंत्र जिंदा है, तो उन्होंने उदाहरण दिया है 1975 में कौन सा लोकतंत्र जिंदा था? देश की पूरे देश के लोगों को जेलों में भर दिया गया था, भारत में हिंदुस्तान को जेल की कोठरी बना दिया गया था। ये लोकतंत्र है। कांग्रेस का लोकतंत्र तो ऐसा है। इस बहस में नहीं उलझेंगे। मैं अवधेश आकाउद्दी साहब आपके पास आना चाहूंगा। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण की लीक को पकड़ के यहाँ मोदी नजर आए कि विकास का कोई विजन अपनी बातों में रख रहे थे? मुकेश जी, सुरेश जी, रोक रहा हूँ आप दोनों को, थोड़ी देर के लिए लौटूंगा आपके पास में। अवधेश आकाउद्दी साहब, क्या मोदी के विजन में कहीं लग रहा है मोदी जी ने फ्यूचर रूट है, भविष्य की बात है? जला दिया था वो बात बोला नहीं आज। और देश आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। भाजपा के कांग्रेस ट्रेन में जलाने वालों का समर्थन कर रही थी। कांग्रेस मुकेश जी और सुरेश जी, लोग सुन रहे हैं आपको, लोग सुन रहे हैं आप दोनों को। गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने में लगी थी कांग्रेस। सुरेश जी, आप अपना ज्ञान डेवलप कीजिए। गोधरा कांड के आरोपियों को बचाने मैं आप दोनों का समय आगे काट दूंगा और मैं अवधेश जी और ओम सैनी जी आपके पास लौटूंगा। मैं उससे पहले अवधेश जी आपसे जानना चाहता हूं। देखिए अश्विनी जी, जो प्रधानमंत्री का जो भाषण था आज पूरा अभिभाषण के धन्यवाद पर, उसमें उन्होंने लगभग आधा समय तो जो राजनीतिक छींटाकशी थी उसमें उन्होंने अपना गवा दिया, लेकिन बाकी जो आधा भाषण था उनका कहना था कि मैंने विकास का विजन अलग नजरिए से पेश किया है। नहीं, देखिए, यदि आप केवल भाषण के आधार पर तय करेंगे तो भाषण में ऐसा तो कुछ आंकड़े दिए, जैसे गैस सब्सिडी वाला आंकड़ा दिया, किसानों को लेकर योजनाओं का जिक्र बिल्कुल दिए, लेकिन आप को लेकर क्या किया? उन्होंने मुद्रा ऋण का जिक्र किया और कहा कि युवाओं को रोजगार कैसे मिला। दलित उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को पढ़ के सुना। बिल्कुल उन्होंने आंकड़े दिए, लेकिन उनको जो पिछली घोषणाएं थी उनको भी याद करना चाहिए। पिछले राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय उन्होंने क्या कहा था? देखिए, उन्होंने चुनाव के समय ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए जाएंगे। कितने मिले उनको बताना चाहिए था। दूसरी बात मैं आता हूं, उन्होंने मनरेगा की बात की। मनरेगा में नोटबंदी से पहले 3.25 करोड़ रोजगार वहां पे लोग रोजगार प्राप्त कर रहे थे जी। अब वो संख्या बढ़ के 5.5 करोड़ हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? उनको ये बताना चाहिए था। यदि आप नोटबंदी के विषय पर बात करेंगे तो नोटबंदी से कितना काला धन आया,
देखिए आरबीआई बार बार भाजपा ये तर्क देती है कि ये तो आरबीआई बताएगी, आरबीआई बताएगी। तो घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, घोषणा के बाद 3 हफ्ते तक वीकली बुलेटिन आरबीआई ने जारी किया था। आप हर 7 दिन में कैसे नोट गिन रहे थे पहले, अब वो नोट गिनने की प्रक्रिया आपकी कैसे अलग हो गई। अब कहा जा रहा है कि नोट अभी गिने जा रहे हैं। तो वो जो 3 हफ्ते तक आपने बुलेटिन जारी किया, वो कौन सी तकनीक से आप नोट गिन रहे थे पहले? आप बताते क्यों नहीं है कितने नोट आए हैं, कितना काला धन पकड़ा गया है जी। दूसरा मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि जो लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन पहले जो उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे पूरे, जैसे बुलेट ट्रेन का था, बुलेट ट्रेन के बारे में क्या हुआ? आपने 2.5 साल पहले घोषणा की थी और ये तब कहा भी था कि 2.5 से 3 साल में बुलेट ट्रेन बन जाएगी, अहमदाबाद से मुंबई आप जा पाओगे। क्या हुआ उसका? अभी तो केवल आपकी भूमि का अधिग्रहण भी नहीं हुआ है। और इस बजट में कितना रखा है आपने उसके लिए? 10,000 करोड़ रुपए। तो आप केवल घोषणाएं करते जाएंगे। ये प्रधानमंत्री भूल गए और इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो लोग उनको भी सुन रहे हैं और पुरानी बातों को याद रख रहे हैं। अशोक पंडित जी हैं अजमेर से। नमस्कार सर। पंडित साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ पारिक साहब। सर स्वागत है, बताएं। नमस्कार पारिक साहब। आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण है वो देश पे एक व्यंग है, देश के लिए एक व्यंग है, ना कि प्रधानमंत्री का भाषण है। चलिए मैं ओम सैनी जी से कमेंट लेके ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापसी भी उन्हीं से करेंगे। ओम सैनी साहब, क्या अशोक पंडित साहब की बात से सहमत होंगे आप? देखिए पहले प्रारंभ में कह चुका हूं कि हमें अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री जो कुछ बोलेंगे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। 10 सवाल जो खड़गे जी ने उठाए थे जिनके जवाब देने में वो फिसल गए इधर उधर, और आपातकाल को भी याद किया उन्होंने, दूसरी चीज़ें भी याद किया। अगर याद ही करना था तो भारत के संविधान को याद करते कि उस संविधान की कृपा से तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, उस संविधान की कृपा से आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ और जवाब दे रहा हूँ। उस संविधान में जो गारंटीज दी हुई थी उसके बारे में मैं कितना आगे बढ़ा हूँ कितना नहीं बढ़ा हूँ, उनका जो विजन वो बताते हैं, उस विजन में और कांग्रेस के विजन में कोई फर्क नहीं है। डेवलपमेंट का जो मॉडल मोदी जी के पास में है, अटल जी के पास में था, मनमोहन सिंह जी के पास में है, वो एक ही मॉडल है। और उसके अंदर वो आदमी नहीं उस तरीके से न डायरेक्टर प्रिंसिपल्स की बात है, न फंडामेंटल राइट्स की बात है, न प्रीएम्बल अपने मुद्दों की बात छुपा गए, जैसे कि अवधेश कहा जाना चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास में। सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी का आज क्या तुक था इस जवाब में, वो जानने की कोशिश करूंगा आप ही से। ब्रेक के बाद लौटेंगे तुरंत आपके बीच। जितने नोट जमा होने थे उतने तो नोट आएंगे। अब वो देखते हैं कि उसके बाद में क्या है, मतलब उनको खातों को कितना वो सर्चिंग करते हैं, कितना इनकम टैक्स वाले व्यू करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो जब आरबीआई रिपोर्ट देगा तो ही पता चलेगा कि क्या हकीकत क्या है। नोटबंदी करने से क्या होगा? वो तो ठीक है भाई, सरकार ने करना था कर दिया, अब आगे मेरे को लगता नहीं उससे कोई खास मदद मिलने वाली। लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोज। और काका हाथरसी ने आगे कहा है मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट।